जिंदगी के रंग हमारे लेखकों के संग के इस प्यारे से प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का वापस बहुत बहुत स्वागत है। हम आज मौजूद हैं ईक्षा अग्रवाल जी के साथ, जिनकी एक किताब के बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। आपने बहुत गौर से उस किताब के बारे में सुना था, ईक्षा अग्रवाल जी ने क्या बताया था, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हम सभी को उस बुक से, उनके बातों से। आज ईक्षा अग्रवाल जी हमारे साथ वापस आई हैं एक नई किताब लेके। हम उनसे उस किताब के बारे में बात करना चाहेंगे जो उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया है। तो ईक्षा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। धन्यवाद समीर जी। पहली बात तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका मंच ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पहली बार मुझे वाइडर ऑडियंस से अपना मैसेज कहने को मिला, और दोबारा मुझे इस शो पे आके आपसे बात करके आपकी ऑडियंस से रूबरू होके बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑनर इज अर्स ईक्षा जी, ऑनर्स इज अर्स। एक लेखक जिसको हमने पहले सुना एक पहली किताब के बारे में, आज हम उसके दूसरी किताब के बारे में आप ही के विचार, आप ही के शब्दों, आप ही के आवाज में सुनना चाहते हैं। तो ईक्षा जी, मुझे बताइए इस बार कौन सी किताब आपने ऑथर की, कौन सी किताब आपने लिखी, क्या नाम है उसका? जी, सो ये मेरी जो दूसरी किताब है इसका नाम है हाउ मैनी टाइम्स अ हार्ट कैन ब्रेक। हम्म। ये हमारे जीवन के इंटीमेट रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स, कैसे चाइल्डहुड में जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारे पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है, वो बड़े होने के बाद हम पे इफेक्ट डालता है, प्लस कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करते हैं, इन सब की थीम्स को टच करता है एक लड़की आयरा की कहानी के माध्यम से, जो बार बार हार्ट ब्रेक से गुजरती है और हर हार्ट ब्रेक के बाद अपने थोड़ा और करीब आ जाती है, अपने आप को थोड़ा और समझती है, और उस वो अपने बारे में क्या समझती है उससे शायद हम अपने आप को थोड़ा और समझ पाए। यही इस बुक का मोटो है। बहुत खूब, बहुत खूब। दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। एंड आज के जो जनरेशन है और आज का जो वक्त है, दोनों ही बातें हैं। उस वक्त जी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, हम लोग कुछ पहलुओं में अकेले हो बैठे हैं, कुछ पहलुओं में हमने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, और इस तरीके के मिक्स में इस तरीके के इश्यूज खड़े हो रहे हैं। ईक्षा जी ने स्पेसिफिकली उस इशू को रिकॉग्नाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है और उसके बारे में लिखा है। तो ईक्षा मैम, मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये बुक जो है वो, जैसे आपने बताया, इसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट है, एक कैरेक्टर है। जी। इसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट है, एक कैरेक्टर है। तो क्या ये फिक्शन है या कुछ और? किस तरीके से आपने इस बुक को लिखा है? ये बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो मैंने ऑब्जर्व करे, उनका एक कलेक्शन है, जिसे एक कैरेक्टर आयरा के माध्यम से और उसके आसपास जो लोग हैं उनके माध्यम से थोड़ा इसे फिक्शनाइज किया गया है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कहनी थी। तो ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारे उन पर्सनालिटीज का जो मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किए। और उसी के साथ साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ हेल्प भी है, क्योंकि हर स्टोरी के बाद एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन गाइडेंस भी दी गई है कि ये जो सिचुएशन है ये क्यों है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, आपने जाना, और जितना मैं समझा हूं उसको मैं यहाँ रिपीट कर देता हूं, तो उससे ईक्षा जी कंफर्म कर देंगे कि हमने सही समझा है या नहीं। कि ये एक तरीके से एक लड़की की कहानी है जो कई बार थोड़ी मुश्किलों में आ जाती है, तो एक तरीके से वह मेमोयर भी हो गया, और उसके बाद उसकी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो ईक्षा जी ने हमें समझा भी दिया है कि जो कुछ भी हुआ उससे हमें सीख क्या लेनी चाहिए, हम रिलेट कर लें। तो लेकिन ऐसा लिखने का विचार आपके मन में क्यों आया ईक्षा जी? व्हाई एग्जैक्टली? ऐसा है समीर जी कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, और एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि
हम ह्यूमंस जो बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक होता है आइडियल सिनेरियो और एक होता है रियल सिनेरियो, और रियल सिनेरियो इज़ अ मेसी सिनेरियो। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जिसमें हम ऐसा बिहेव कर देते हैं, हमें भी नहीं पता होता हमने क्यों किया। एंड जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, इनसाइट्स आई, तो मुझे ऐसा लगा ये चीज़ें हमें नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। जैसे कि अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा पैटर्न्स क्या होते हैं। तो जब मुझे इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया, तो मुझे लगा इन्हें बताना चाहिए लोगों को भी, ताकि वो थोड़ा अपने स्ट्रगल को मीनिंग दे पाएँ। और एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि जब हम साइंटिफिकली या लॉजिकली अपने ब्रेन को कोई चीज़ समझाते हैं, तो वो समझना ईज़ी हो जाता है। तो है पूरी इमोशंस के बारे में बुक, लेकिन लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा जो लिटरेचर है वो मैंने फ़ील किया काफ़ी कम एग्ज़िस्ट कर रहा है अभी, और अगर कर भी रहा है तो उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगा ठीक है, अगर ये चीज़ लोगों तक पहुँच पाएगी, अगर वो थोड़ा-सा, मतलब है तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक साइकोलॉजी का, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इसको टच बेस किया है, एक विंडो ओपन करी है लोगों के लिए, ताकि अगर उन्हें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वो और आगे जाके और समझ सकें, और एट द एंड ऑफ द डे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकें। क्या बात है, अमेजिंग। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ इक्षा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आई वुड जस्ट लाइक टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। बिल्कुल, थोड़ी सी टांग खींचने की कोशिश करूंगा आपकी, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। आप अगर बात कर रहे हैं तो ये तो होना ही है, तो आई एम कम प्रिपेयर्ड। ओह माय गॉड। सो हुआ ये कि जितना आपने अभी अभी बताया उसके हिसाब से मुझे मैसेज ये मिला कि आप क्योंकि साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर और हुँ, किस तरीके के मेंटल एटीट्यूड या मेंटल सिचुएशंस में से हम गुजरते हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जी, आपने कुछ ये मेरी समझ है, ये मेरी जो कॉम्प्रिहेंशन है जो आपने अभी अभी कहा था उसके बारे में, जी, आपने कुछ किताबें देखी होंगी, कुछ रिसर्च किया होगा, कुछ लोगों से में भी बातचीत की होगी, और आप तब इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा राइटिंग में लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। जी, ओके, देयर इज अ गैप। और जी, अगर थोड़ा बहुत अवेलेबल है भी तो कंक्लूसिवली रिजल्टेंट्स निकाल कर किसी राइटर ने इसके बारे में साफ साफ कहा नहीं है। तो आपको लगा कि चलिए आई विल ट्राई टू पुट इट फॉरवर्ड कि एक बेहतर कंटेंट, एक बेहतर समझ इस टॉपिक के बारे में लोगों को बताई जाए। एक बात तो मुझे ये समझ में आई मैम, हुँ, अब डेविल्स एडवोकेट ये है कि क्या आपने ऐसा कोई एपिसोड किसी के साथ देखा जिसकी वजह से ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया और फिर आपने रिसर्च करी? जी, दोनों ही बातों का जवाब दूँगी मैं, समीर प्लीज। जी, देना चाहूँगी। तो पहली बात तो कि जो ये साइकोलॉजिकल लेंस की मैंने बात करी है, इसके बारे में लिटरेचर तो काफ़ी अवेलेबल है। हम्म। बट कैसा होता है, मान लीजिए आपने किस चीज़ की पढ़ाई की है समीर जी? आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, मैं फार्मास्यूटिकल साइंस का अभी अभी तो पीएचडी कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल जी। साइंसेस, तो ड्रग्स। आई एम श्योर जो आपने पढ़ा होगा वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टेक्निकल या। और टेक्स्ट बुक जो होता है, जी जिसके जी। बारे में क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो ही आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन फार्मास्यूटिकल में जाना चाहेगा तो वो उतना टेक्स्ट शायद ना पढ़ना चाहे। जी जी। तो सेम साइकोलॉजी के साथ भी है कि लोगों ने टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ लिखा है, बट जो साइकोलॉजिस्ट है या जो इस लाइन में जाना चाह रहे हैं वही उसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल ये आ गया कि ठीक है, इसे इंटरेस्टिंग वे में कैसे बताया जा सकता है ताकि लोग उसे उसका मैसेज भी समझ लें, और वो बोरियत ना हो, वो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाली जो एक आती है। तो वो थोड़ा-सा मैंने कोशिश करी इस चीज़ को, क्योंकि स्टोरी से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर हम किसी किसी भी लेसन को स्टोरी के माध्यम से समझाएँ तो वो ज़्यादा समझ में आता है। ये सोच थी। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि कोई ऐसा एपिसोड हुआ क्या? हम्म। तो डेफ़िनेटली समीर, इसमें आप ये मान लीजिए जितनी स्टोरीज़ इसमें बताई गई हैं, आई थिंक 70 टू 80% स्टोरीज़ मेरी रियल लाइफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके। और काफ़ी पेन भी होता है,
जब इस टाइप की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, और ये भी बुरा लगता है कि हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम लाइक हम बहुत कुछ बोलते हैं अबाउट आवर जॉब्स, अबाउट आवर अचीवमेंट्स, अबाउट आवर एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट्स, लेकिन जो स्ट्रगल से लोग इंटरनली गुजर रहे हैं उसके बारे में हम डे टू डे लाइफ में ज्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, और करते हैं तो थोड़ा शेम फील करते हैं, थोड़ा जज फील करते हैं। ओके। इसलिए मुझे लगा कि शायद इस किताब से एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाए इन चीजों के ऊपर भी। दैट्स रियली रियली वेरी पावरफुल इक्शा मैम, रियली पावरफुल, बिकॉज जो दोनों सवाल मैंने डेविल्स एडवोकेट बन के पूछे थे, आई वांटेड टू एक्चुअली टीज यू, आई वांटेड टू चैलेंज यू, और बहुत ही खूबसूरती से आपने मतलब दोनों सवालों के जवाब दिए। आई वुड जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रेवरी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई कह पाते हैं, जैसा आपने अभी कहा भी कि हम लोग बात नहीं कर पाते, और राइटर्स के अंदर एक ये चीज़ ज़रूर होती है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो थोड़ा सा खुलकर बोलने की हिम्मत रखते हैं, और आपने तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में नॉर्मल रूटीन में लोग बात नहीं करते, अपने मन ही मन घुटते रहते हैं, आपने खुल के बोला, और शायद लोगों की मदद के लिए एक, जैसा आपने कहा भी, एक नया डोमेन, एक नया पोर्टल ओपन किया कि लोग अब उसके बारे में शायद पढ़ें, आपकी बुक से सीखें और बात भी करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए इक्शा मैम मुझे ये बताइए, आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट योर बुक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टुडे। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हाउ मेनी चैप्टर्स? पहले आपने फिक्शन किया, फिर लेसन दिया, या हाउ एग्जैक्टली यू हैव रिटन दिस बुक? सो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक लड़की आयरा की कहानी है, हु इज अ मॉडर्न वुमन लाइक मैनी ऑफ अस। वो बहुत काफी पढ़ी लिखी है, अच्छे कॉर्पोरेट में काम करती हैं, और जिस तरीके से आज की हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है उसी का ही एक पार्ट है। तो इस किताब में पहले तो आप आयरा से मिलेंगे, उसे समझेंगे, उसकी कहानी को जानेंगे, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ लास्ट में समझाया गया है। आप उसकी कहानी के साथ चलते चलते ही जो है लेसन्स भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जिस टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आ जाती है आयरा और फिर उससे निकलती हैं, और उसके बाद फिर बताया जाता है कि ये टॉक्सिक एपिसोड हुआ तो क्यों हुआ, और जिस टाइप के लोग उनकी लाइफ में आए तो उस टाइप की लाइफ, उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैसे आप, क्योंकि आपने सुना होगा समीर जी, आजकल कुछ वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, रेड फ्लैग्स, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट। तो ये शायद कुछ टाइम पहले तक एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेंडी वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली में क्लिनिकली साइकोलॉजिकली पढ़े जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो वो क्या उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं, कैसे आप खुद को उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो कैसे रिलेट करके यू कैन कम आउट ऑफ इट, वो इसमें रहेगा। इसमें अराउंड 11 चैप्टर्स हैं, और लास्ट में कुछ एडिशनल नोट्स भी हैं, तो जितना यूजर इससे, जितना रीडर इससे लेना चाहेगा वो ले सकता है। अमेजिंग, दैट्स वेरी वेरी नाइस मैम, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये जो 3-4 शब्द आपने बताया, ये मैंने अभी कुछ ही दिनों, मतलब समझिए कुछ 2-3 महीने में मैंने इन शब्दों को ज़्यादा सुना, और मुझे ऐसा लगा गुड, अच्छा यूसेज है इस वर्ड का, लेकिन ये वर्ड्स ट्रेंडिंग हैं ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जैसा आपने अभी बताया, अभी एक नया परसेप्शन आपने मेरे सामने क्लियर किया कि ये ट्रेंडिंग के साथ साथ पर्टिनेंट भी हो चले हैं, इंपॉर्टेंट भी हो चले हैं, मीनिंगफुल भी हो चले हैं। और ये बात ठीक है कि इन वर्ड्स के बारे में बात करके हमें लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। जैसे हम लोग ऑलरेडी मैं आपसे पूछ भी चुका हूं कि आपने रिसर्च करी इस बुक के बारे में, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, कोई प्रोटैगनिस्ट को आपने शायद विटनेस किया होगा, देखा होगा, उनके ऊपर आपने कुछ फिक्शनाइज किया, फिर उसका मतलब निकाल के हमें बताया। फिर आपने मुझे ये भी बताया कि जो रीडर्स हों वो आपकी बुक से दरअसल क्या सीख ले लें, है ना, उसको कॉम्प्रिहेंड करके वो क्या सीख ले लें, अपने आप को तैयार कर लें। अब तक जितने भी लोगों ने आपकी बुक पढ़ ली, या जिनको भी आपने अपनी बुक के बारे में बताया,
हम्म। उन लोगों के रिएक्शंस कैसे रहे हैं? जिन्होंने पढ़ी है उनके रिएक्शंस कैसे रहे हैं? टू माय शॉक समीर जी, सबसे पहले तो ये बुक लिखी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से गई है, बट टू माय सरप्राइज इसे मेल ऑडियंस ज्यादा अच्छे से रिसीव कर रही है। वाओ। ओके। एंड मोस्टली रिएक्शंस जो मुझे मिल रहे हैं वो यही है कि एक बार जब हम ये स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, तो फिर एकदम खत्म करके ही रुक ही नहीं पा रहे हैं, और उनको जो बेसिकली बहुत ज्यादा रिलेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटेंस इमोशंस की इसमें बात की गई है। मतलब कोई भी पढ़ेगा तो वो उसको अपने सामने विजुअलाइज कर पाएगा कि किस तरह के इमोशन से आयरा गुजर रही है और उस मोमेंट में क्या फील कर रही है। और थोड़ी इसमें मैंने विजुअलाइजेशन के तरीके से लिखने की कोशिश करी कि एक इंसान उसे देख के अपनी आंखों के सामने से कोई मूवी चल रही है ऐसा उसे फील होगा। तो इस टाइप की, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैंने लिखी, लेकिन लोगों ने रिसीव इसे इसी तरीके से किया, तो ये काफी अच्छी बात है। और यही अभी तक के मुझे मोस्टली रिस्पॉन्सेस मिले हैं। Amazing. That's beautiful. I would just like to make a very, very small statement here. Comment कह लीजिए। आपने बोला कि मेल रीडर्स जो हैं वो काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं आपकी इस बुक से एंड रिलेट कर पा रहे हैं। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ जेंडर बायस्ड हियर, बट आई रियली विश टू टेक अ किक आउट ऑफ इट कि जी जो मेल रीडर्स हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग क्वाइट सेंसिटिव नाउ डेज, राइट? वो एम्पथाइज कर पा रहे हैं लेडीज के इश्यूज से। और ठीक है ना, इस बुक से मेरे ख्याल से ऑथर्स या जो भी रीडर्स जो होंगे वो ये मैसेज तो ले ही सकते हैं कि लेट्स बी सेंसिटिव इनफ नॉट टू ब्रेक हार्ट्स सो ऑफन। इतनी जल्दी जल्दी तो हम लोग दिल ना तोड़े फिर चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का हो। समीर जी, शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हार्ट ब्रेक की जो थीम है वो यूनिवर्सल है, वो जी जेंडर जी, इररेस्पेक्टिव है कि करेक्ट। एक्चुअली बताया इसमें लड़की की स्टोरी गया है, लेकिन ये उन हर के इंसान के लिए जो थोड़े अंदर से, जैसे आपने कहा, सेंसिटिव, एम्पैथाइज कर पाते हैं, सेंसिटिव है। हाँ और वो लड़के भी हो सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ लड़के जी। भी होते हैं। लड़के भी होते हैं, मैं तो कहता हूँ लड़के ही होते हैं। ओके ओके, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। जो भी बंदा एम्पथाइज कर पाए, जो भी इंसान एम्पथाइज कर पाए, ये बुक उन लोगों के लिए है। तो मैम चलिए लेट्स हैव फन। अगर आपकी बुक पर कोई फिल्म या सीरीज बना दी जाए, कोई प्रोडक्शन हाउस आपको अप्रोच करे और कहे साहब मैम यू वुड लाइक टू मेक अ सीरीज ऑन इट, तो मुख्य भूमिकाओं में प्रोटैगनिस्ट्स आप किसको देखना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर इस पे कभी कोई सीरीज बनती है तो दो एक्टर्स हैं मेरे दिमाग में, शायद सान्या मल्होत्रा, वाओ। और अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज में मैंने देखा है आन्या सिंह, क्योंकि अच्छा। ये दोनों ही काफी यंग हैं और मॉडर्न वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस एक सॉफ्ट साइड भी है इनका। दे आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट, तो आई थिंक वो इमोशंस जो आयरा के हैं वो उन पे काफी सूट करेंगे। अगर वो उनको प्ले करती हैं तो इट विल बी दैट्स ऑनर। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। एंड अगर इन्हीं सीरीज और फिल्म में कोई मेल कैरेक्टर भी होगा तो उसके लिए आप किसको चुनेंगे? मेल तो काफी है इसमें। ओके। मेल कैरेक्टर्स काफी हैं इसमें। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, बट हाँ, मतलब काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं आज अभी करंट डोमेन में। ओके तो ओके, cool. So production house would actually give you this authority कि ठीक है आप जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उनको चुन लीजिए, वो आपने चुन लिया। दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस, बिकॉज इस पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट की अथॉरिटी आप ही हैं, आप ही इस चीज़ की मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है इतना तो आपका हक बनता है। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। इस बुक को लिखने के चक्कर में आपने जो कुछ भी रिसर्च किया होगा वो सिर्फ आपने मनन किया, अपने अंदर झांक झांक के ही रिसर्च की, या कुछ लिटरेचर, कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह से भी हेल्प ली? इसकी शुरुआत समीर जी मैं कहना चाहूंगी कि 2019 से हो गई थी। ओ जी, मतलब ये 5-6 साल का रिसर्च है जो मैंने इस किताब में डाला है। और कुछ मैं इस क्वेश्चन के पहले कुछ एक कंसेप्ट्स को टच करना चाहूंगी, अगर आप अलाउ प्लीज डू, करें तो। प्लीज डू।
तो साइकोलॉजी में एक टर्म होती है डार्क ट्रायड करके, जो कि तीन पर्सनालिटी टाइप्स को डिफाइन करता है, साइकोपैथी, सोशियोपैथी या नार्सिसिज्म। तो समीर जी, जब आप साइकोपैथी सुनते हैं, साइकोपैथ सुनते हैं, तो आपको क्या इमेजिन होता है? कोई पागल सा क्या बंदा, मतलब जो काट लेगा शायद। एग्जैक्टली या कोई रोड साइड पागल? हाँ, मतलब डेंजरस टाइप्स यार, कि उसके बगल से भी हम शायद संभल के निकले। जी, लेकिन ये जो डार्क ट्रायड डिफाइन की गई है साइकोलॉजी में, इसमें साइकोपाथ उस इंसान को बताया गया है जो हमारे समाज में ही रहता है, शायद हमारे साथ ही उठता बैठता है, और इतना ही नहीं, जो सोसाइटी के टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक ईगो ड्रिवन बंदा या बंदी है, जिन लोगों को हम कई बार अपना आइडल भी मान लेते हैं। ओह माय गॉड। और हमें पता भी नहीं होता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज साइकोपैथी। ओह माय गॉड। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, ऐसा नहीं है ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये वही लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, जिन्हें हम शायद एडमायर भी करते हैं, बिकॉज ऑन द आउटर दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर वेरी पैशनेट, मे बी दे लुक एट लीस्ट पैशनेट, बट अंदर बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन ऑब्सेशन होता है, और लोगों को एक सिर्फ एक जरिया देखा जाता है अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, और ये हर डोमेन ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट करता है। आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं शायद थोड़ा टॉपिक से भटक गई। आपका सवाल क्या था समीर जी? मैंने ये पूछा था आपसे कि क्या इस बुक को लिखने के प्रोसेस में आपने कुछ लिटरेचर्स, कुछ बुक्स वगैरह भी रिफर की? जी, तो जब मुझे इस डार्क ट्रायड के बारे में पता चला, तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी हुई इस चीज को जानने की, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी थे जिनको मैं रिलेट कर पा रही थी। और कार्ल यूंग करके एक 17th सेंचुरी में स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। कार्ल यंग? यस, कार्ल यंग, ओके। यस, तो उनको काफी पढ़ा मैंने, वो काफी डिटेल में इस चीज के ऊपर बात करते हैं। कुछ मूवीज देखी, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, डॉक्टर रमानी है जो नार्सिसिज्म पे बात करती हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये पूरा 5-6 साल का प्रोसेस है मेरा, जो मैंने इस किताब में डाला है, और ये पूरी मेरी स्टडी है 5-6 साल की, जो मैंने मतलब अलग अलग लिटरेचर से, मूवीज से, यूट्यूब वीडियो से, इनसे समझ के और रियल लाइफ से रिलेट करके, क्योंकि मैंने फिर इन चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी किया, करके देखा कि वाकई में ये अप्लाई हो रहा है क्या, हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि कंसेप्ट तो ठीक है, मतलब जो कह रहे हैं वो ठीक है। That's very, very nice, ma'am. Seriously, when you had been actually describing this term, psychopath and then narcissism, right? Yeah, yes. मतलब somehow मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2-4 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ ऐसे। हाँ हाँ, really. I mean, they seem so cute, they seem so fine. और उसके बाद n number of times in different situations वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जी, जो कि उनके कैरेक्टर से कभी भी एक्सपेक्टेड है ही नहीं। जी, हमको लगता है ये ऐसे ये बंदा ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है या ऐसी बात कह सकता है। आई मीन पूरा का पूरा इमेज ही खत्म हो जाती है उनकी। जी, माय और गॉड, वो पहचानते पहचानते काफी देर हो जाती है। करेक्ट। ये बहुत डेंजरस है कि ऐसे लोग हमारे आसपास बिल्कुल बहुत ही भोले भाले बन के घूम रहे होते हैं। इसके बारे में कई सारी मूवीज भी हम लोगों को देखने को मिली, और वो कर कुछ और ही रहे होते हैं। दैट इज सो वेरी डेंजरस। दिस एक्चुअली वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर जानना चाहेंगे कि ये साइकोपैथी और ये नार्सिसिज्म क्या है, किस तरीके से हमको अफेक्ट कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग हियर। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग वन बुक which is called Unmasking Male Depression. Okay. This is written by Archibald D. Hart. Okay. अब जब
व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस बुक हियर कि मेल डिप्रेशन के बारे में नॉर्मल रूटीन में लोग बाग बातें नहीं करते. मेल आर नॉट सपोज टू बी डिप्रेस्ड, प्लेन एंड सिंपल, है ना. मर्द को दर्द नहीं मर्द को दर्द नहीं होता. ऐसी कम तैसी दर्द ही दर्द है हमारी जिंदगी में. इस बुक को तो पढ़ के मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा है कि वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. फिर चाहे हम लेडीज की बात करें चाहे जेंट्स की बात करें, डिप्रेशन इज अ डेंजरस डिजीज. और आज के डेट में तो मोदी जी भी चीख रहे हैं कि डिप्रेशन की जगह वो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह. जी जी. द सेम काइंड ऑफ अ टॉपिक इज देयर विद यू, जो आपने अपनी किताब में लिख दिया, साइकोपैथ. दैट्स वेरी डेंजरस एंड पीपल शुड नो अबाउट इट. और आपने बहुत स्टोरी की तरीके से और उसको फिर एक्सप्लेन करके भी लिख दिया. अमेजिंग. थैंक यू सो वेरी मच. पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी बुक में बी अ फिक्शन, लेकिन नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी अ सोल्यूशन टू आवर ओन पर्सनैलिटी, कि हम तो नहीं है वो साइकोपैथ, ऐसा लगने लग जाता है कई बार. ऑलराइट. इसके साथ साथ एक और चीज़ है समीर जी, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों पे अटैक किया जा रहा है जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं. कई बार आपको बुक पढ़ के ये भी लगेगा कि आयरा क्यों ये अलाउ कर रही है अपनी लाइफ में होना, मतलब वो तो समझदार है ना, वो तो ऐसी नहीं है, तो वो क्यों बार बार इस चीज में पड़ रही है. तो वो भी जो आपने जैसे बात कही ना कि कंडीशनिंग उसकी कैसी है, उसकी खुद की अटैचमेंट पैटर्न कैसी है, वो एंग्शियस अटैच्ड लड़की है, तो वो खुद अपनी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप इनवाइट करती है. माय गॉड. तो यहाँ मतलब वो बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. तो यहाँ दोनों का ही आर्केटाइप बताया गया है कि यू नो अगर आप एंग्शियस अटैच्ड हैं तो आप एकदम उनके लिए टारगेट बन जाते हैं इस तरह के लोगों के लिए. क्या बात है. दैट्स रियली ट्रू. दैट्स रियली ट्रू. दोनों तरफ से ताली बजती है, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही बताया. एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस. तो दोनों तरह की चीज़ को समझिए दोस्तों. तो मैम, ये जस्ट इन केस, इज दिस बुक अवेलेबल ऑन अमेजॉन, और कहाँ पर इस बुक को देखा जा सकता है? जी, इसकी ई बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है एंड जल्दी हम पेपर बैक इसका रिलीज करने वाले हैं विद इन अ मंथ. ओके. एंड फिजिकल कॉपीज तो मेरे पास हैं ही. ओके. दोस्तों, जस्ट इन केस, ऑफ कोर्स हमने इक्शा जी की इस बुक का फोटोग्राफ दिखलाया है आपको. यू कैन वेरी वेल विजिट एंड लुक इन टू दिस बुक. बाकी अमेज़ॉन पर भी आप इसका ई वर्जन तो देख ही सकते हैं. और फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है, इफ एट ऑल यू आर पेपर जंकी, आपको लगता है जी नहीं मुझे तो पेपर ही चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद इक्शा जी. इक्शा जी के साथ आप मतलब बात करके आपको ये बुक मिल सकती है. बाकी जब लॉन्च होगी तब तो मिल ही जाएगी. बहुत बढ़िया. तो आपने शुरू में मैम बताया था, वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम. शुरू में आपने बताया था दैट यू हैड टेकन अ काइंड ऑफ अ सबैटिकल कहें, या प्रॉबली कॉर्पोरेट से आज़ाद हो गए आप, और उसके बाद आपने ये बुक राइटिंग में मतलब अपने हाथ आजमाए. आप लिख रहे हैं, आप लगातार बुक्स लिख रहे हैं, और अब आपकी स्पीड भी बढ़ रही है. जी. सो वुड यू लाइक टू गो बैक टू कॉर्पोरेट, और इस ऑथरशिप को ही अब आप आगे बढ़ाना चाहोगे? करंटली तो ये प्रोसेस मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ राइटिंग साइड में चल रही है, और भी बहुत कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है. मैंने लास्ट मंथ एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन करी थी. वाओ. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. बस एक लाइन के जरिए समराइज करूंगी कि जहाँ कॉर्पोरेट में हमें कहा जाता था कि अच्छे से एक फसाड बना के रखिए, आपको यही बोलना है, ये नहीं बोलना है, वहाँ एक्टिंग वर्कशॉप में बिल्कुल उल्टा था. वहाँ कहा जाता था कि जो मन में है वो बोलिए. एकदम रिलीज कर दीजिए. तो काफी इमोशनल रिलीजिंग प्रोसेस थी एंड आई एम एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ लाइफ. ये भी एक शानदार लर्निंग है कि एक्टिंग क्लासेस में आपको बोला गया टू बी योरसेल्फ. जो आप हैं वही रहिए, बिंदास. जो भी आपको बोलने की इच्छा है बोलिए. वैसे एक देखा जाए मैम कि ये बहुत बड़ी आज़ादी होती है कि जो भी आप बोलना चाहें, सबसे बड़ी. वरना तो हम पता नहीं क्या क्या अपने दिल में दबाए बैठे रहते हैं. जी. बहुत खूब, बहुत खूब. तो एक राइटर के तौर पर, एक ऑथर के रूप में सक्सेस की क्या डेफिनेशन आपने डिफाइन की है? सक्सेस मेरे लिए यही है समीर जी, कि जो मेरा मोटो था बुक लिखने का, कि एक अवेयरनेस आ जाए. एंड अगर एक इंसान को भी ये फील होता है कि इस बुक को पढ़ के मुझे एक अवेयरनेस आ गई, और जिस कश्मकश में वो फंसे हुए थे, जिस
जिस डायलेमा में वो थे, उसको उससे क्लैरिटी मिल गई और वो रिलेशनशिप से एक खराब रिलेशनशिप से बाहर आ पा रहे हैं या अपनी करंट रिलेशनशिप को बेटर बना पा रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज अ सक्सेस फॉर मी. गुड, अमेजिंग, दैट्स वेरी ट्रू. दोस्तों, कई बार क्या, हर बार हर ऑथर, हर लेखक किताब पहले अपने लिए लिखता है, क्योंकि वो किताब उससे सबसे पहले रिजोनेट कर रही होती है. उसके बाद वो चाहता है कि समाज को इसका फ़ायदा मिल जाए, तो वो दुनिया को दे देता है उस बुक को. आप समझिए, इक्षा जी ने पैशनेट होके इस किताब को बहुत स्पीड से लिखा, रिसर्च की, कई ऑब्जर्वेशंस किए, रिलेट किया और फिर हमें बताया. हमें भी अब ये ज़रूरत है कि इक्षा जी की इस किताब के ज़रिए हम अपने आप को समझें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझें. मैम, थैंक यू सो वेरी मच. आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी किताब के बारे में हमने सुना, आपसे बातचीत की, जाना. एंड एटलीस्ट आई वुड सीरियसली लव टू रीड दिस बुक नाउ बिकॉज आई एम इंट्रीग्ड. अब इच्छा हो रही है. पहले मुझे लग रहा था ये फिक्शन है, बट जी. अभी आई एम थोड़ा सा स्केर्ड. तो इसलिए आई वुड सर्टनली लाइक टू रीड दिस बुक. बाकी थैंक यू सो वेरी मच इक्षा मैम. आई वुड लाइक टू गिव योर इन्फॉर्मेशन टू पीपल हियर सो दैट अगर उनको किताब चाहिए हो तो वो आपसे टच में आ जाएंगे. जी, So, थैंक यू वेरी मच समीर जी. इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी हियर. and we'll wait for another interview on your another book. थैंक यू. चलिए मैम, थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर. थैंक यू सो मच.